नमस्कार। मैं चंदन कुमार सिंह कुछ आप लोग से बातें करने आए हैं। जैसा कि कहा जाता है कि विधि मनुष्य पर कुछ विधि दायित्व आरोपित करती है। यदि कोई व्यक्ति इन दायित्वों का निर्वाह नहीं करे या इनका उल्लंघन करता है तो वह दंड का भागी होता है। हर व्यक्ति पर अन्य के शरीर, संपत्ति एवं प्रतिष्ठा आदि की रक्षा एवं सम्मान करने का दायित्व रहता है। यदि कोई व्यक्ति अपने दायित्व की अवहेलना करते हुए किसी व्यक्ति के शरीर, संपत्ति या प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाता है तो वह अपराधी माना जाता है। उसे समाज द्वारा दंडित किया जाता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि पापी जनों को दंड देना चाहिए समुचित सदा। वर वीर क्षत्रिय वंश का कर्तव्य है यह सर्वदा। इस प्रकार के विभिन्न अपराधों एवं दंडों की व्यवस्था अपराध विधि के अंतर्गत की गई है। आज बढ़ते हुए अपराधों का मूल कारण राज्य की मूल अधिकारों का संरक्षण करने की अक्षमता है। एक केस है मनोहर लाल बनाम विनेश आनंद के मामलों में उच्चतम न्यायालय द्वारा यह कहा गया है कि अपराधी को अभियोजित एवं दंडित किया जाना एक सामाजिक आवश्यकता है। यह समाज के हित में नहीं है कि कोई अपराधी अपने दायित्व से बच निकले। ऐसा ही एक और मामला कमिश्नर ऑफ पुलिस बनाम सैयद हुसैन का है, जिसमें उच्चतम न्यायालय द्वारा यह अभिव्यक्त किया गया है कि अपराधियों को सहायता देना एवं उन्हें न्यायिक प्रक्रिया से बचाने का अवसर देना गंभीर कदाचार है। अब इसमें हम लोग देखेंगे दंड विधि का इतिहास एवं विकास। जहाँ तक दंड विधि का उद्भव का प्रश्न है, यह सभ्य समाज की देन है। असभ्य समाज में आपराधिक एवं दंड विधि जैसी कोई व्यवस्था नहीं थी। मनुष्य को अपने शरीर एवं संपत्ति की रक्षा स्वयं करनी होती थी। उस समय दंड के रूप में जीवन के बदले जीवन, दांत के बदले दांत, आँख के बदले आँख और हाथ के बदले हाथ का प्रचलन था। धीरे धीरे इस प्रचलन में थोड़ा बदलाव आया और पीड़ित व्यक्ति को प्रतिकर दिए जाने की व्यवस्था चल पड़ी। भारत में दंड विधि का इतिहास अत्यंत प्राचीन है। संपूर्ण इतिहास का उल्लेख किया जाना यहाँ संभव नहीं है और महत्वपूर्ण भी नहीं है। अतः हम अपने अध्ययन की दृष्टि से यहाँ मुस्लिम दंड विधि एवं ब्रिटिश कालीन दंड विधि के इतिहास एवं विकास का अध्ययन करेंगे। दंड विधि का उद्भव के बारे में भी थोड़ा जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। प्रोफेसर फुलर का कहना है कि दंड विधि का उद्भव लोकाचारों अथवा लोक नीतियों के मनीभीकरण से हुआ है। उन्हें उदाहरण देते हुए कहा कि जब रूढ़ियाँ विकसित हुई तो कालांतर में उन्होंने नीति शास्त्र का स्वरूप ग्रहण कर लिया और जब इनके विरुद्ध कार्य किए जाने लगे तो उन पर सामाजिक प्रतिक्रिया होने लगी। ऐसे कार्यों के निवारण के लिए ही दंडात्मक सख्ती युक्त दंड विधि का निर्माण किया गया। प्रोफेसर सोरोकिन का मानना है कि दंड विधि का उद्भव विभिन्न वर्गों के बीच परस्पर विरोधी हितों के संघर्ष के परिणाम स्वरूप हुआ है, जबकि प्रोफेसर सदरलैंड और क्रेससी का मतानुसार दंड विधि का उद्भव एकीकृत समाज के न्याय रूपी प्रक्रियाओं द्वारा हुआ है।
उपयुक्त मत दंड विधि के उद्भव एवं उसके क्रमिक विकास की ओर इंगित करते हैं। बेबीलोनियन विधि, इसे खैमुरावी विधि भी कहा जाता है। इसमें उल्लिखित अपराध नियमित मापदंडों के आधार पर दंडित एवं परिभाषित हैं, परंतु इससे यह स्पष्ट नहीं है कि अपराध को व्यक्ति के प्रति क्षति माना जाता है या राज्य के प्रति। अब रोमन दंडिक विधि भी कुछ कहता है। रोमन दंडिक विधि के अंतर्गत अपराधों का वर्गीकरण आंतरिक एवं अव्यवस्थित रूप से किया गया है। अभियोजन की प्रक्रिया के अनुसार अपराधों को 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है। इसमें ऐसे अपराध आते हैं जो विधि में विशिष्ट विधि द्वारा निषेधित है। पहला है ऐसे अपराध जिनके बारे में विशिष्ट विधि नहीं है और जिनको दंड न्यायालय के विवेक पर छोड़ दिया जाता है, इस श्रेणी में आते हैं। तीसरा आता है ऐसे वर्ग में ऐसे अपराध आते हैं जिसमें क्षतिग्रस्त प्रतिकर को विशेष कार्यवाही करने का अधिकार मिला होता है। अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, मुस्लिम दंड विधि के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। ये था दंड विधि का इतिहास और विकास। मुस्लिम दंड विधि मुगल प्रशासन काल में भारत में मुस्लिम दंड विधि प्रचलित थी और उसी के अनुसार आपराधिक न्याय प्रशासन किया जाता था। यह कुरान द्वारा शासित होती थी। इस विधि के सिद्धांत प्राकृतिक न्याय एवं सामान्य विवेक के अनुरूप नहीं थे। उदाहरण, चोरी के अपराध में हाथ काट लिया जाता था और व्यभिचार के मामले में अभियुक्त को पत्थरों से मारा जाता था। स्टेफन का भी कथन है कि मुस्लिम विधि की कठोरता एवं त्रुटियों का परिणाम यह हुआ कि वह बुरी तरह से संदेहजनक, कमज़ोर एवं अनिश्चित रूप से इस तरह आ गई कि कोई उससे कुछ भी नहीं पा सकता था। मुस्लिम दंड विधि के विभिन्न अपराधों के लिए दिए जाने वाले दंडों को मुख्यतः 4 भागों में विभाजित करती थी। पहला होता था कीसा। कीसा का अर्थ है प्रतिकर अर्थात बदला। जानबूझकर की गई हत्या और कुछ गंभीर प्रकार से घायल करने या अंग भंग करने के मामले में लागू माना जाता था और पीड़ित पक्ष को यह अधिकार होता था कि अपराधी ने जिस प्रकार का अपराध किया है उसी प्रकार का बदला उसके शरीर से अर्थात प्राण के बदले प्राण, अंग भंग के बदले अंग भंग आदि ले सके। संपत्ति संबंधी अपराधों पर यह लागू नहीं होती थी। उसके बाद होता था दिया। दिया का अर्थ है खून का मूल्य। अनजाने में घायल करने के मामले में एक निश्चित पैमाने पर खून का मूल्य पीड़ित पक्ष को दिया जाता था। ऐसे मामले में जहां कीसा का दंड नियत था, यदि पीड़ित पक्ष चाहे तो उसे खून की कीमत या दिया में बदला जा सकता था। पीड़ित पक्ष या उसका वारिस दिया या कीसा में से जो भी चाहे दंड चुन सकता था। इस प्रकार हत्या के मामले में हत हुए व्यक्ति का उत्तराधिकारी अपराधी को मृत्यु दंड के स्थान पर उससे खून की कीमत वसूल कर सकता था। इसी प्रकार जानबूझकर घायल करने या अंग भंग करने के मामले में भी पीड़ित व्यक्ति कीसा के स्थान पर दिया स्वीकार कर सकता था। ये जो है मुस्लिम दंड विधि के अनुसार होता था। उसके बाद होता था हद। हद का शाब्दिक अर्थ है सीमा। कुछ ऐसे विशेष प्रकार के अपराधों के लिए जिनको समाज विरोधी या धर्म विरोधी माना जाता था, दंड की प्रकृति, मात्रा और प्रकार विधि द्वारा नियत कर दिए गए थे। इसके अंतर्गत विहित दंड बदले नहीं जा सकते थे और न ही उन्हें घटाया या बढ़ाया जा सकता था। यदि अपराध सिद्ध हो जाता था तो निश्चित दंड अवश्य ही दिया जाता था। चोरी के लिए अंगों को विशेष दाहिना हाथ या बायां पैर काट डालने का दंड निश्चित था। किसी विवाहित स्त्री पर व्यभिचार का झूठा दोष लगाने पर 80 बेंत मारने का दंड दिया जाता था। हद के दंड कठोर हुआ करते थे। ताजीर। ताजीर का अर्थ है विवेकाधीन, साधारण तौर पर दंड थे। कारावास, देश निकाला, शारीरिक दंड, कान पर घूंसे मारना या अन्य कोई असम्मानजनक बर्ताव करना। ताजीर दंड दिए जाने वाले अपराधों में यह बात पूर्णतः न्यायाधीश के विवेक पर निर्भर करती थी।
अपराधी को किस प्रकार का और कितना दंड दिया जाए, न्यायाधीश अपनी धारणाओं और इच्छाओं के अनुसार नए प्रकार के दंड दे सकता था। ताजीर का दंड ऐसे अपराधों में दिया जाता था जिनके लिए हद या किस्सा दंड नियत नहीं होते थे। ये अपराध गंभीर या घोर अपराध नहीं होते थे और इसलिए इन्हें न्यायाधीश के विवेक पर छोड़ दिया जाता था कि वे जैसा उचित समझे वैसा दंड नियत करें। ऐसे अपराधों की संख्या बहुत अधिक थी। उदाहरण के लिए किसी को गाली देना, गंदे शब्द कहना, दस्तावेज में जालसाजी करना, पशुगमन, मानव जीवन के विरुद्ध अपराध, संपत्ति, सार्वजनिक शांति, शिष्टता, नैतिकता या धर्म के विरुद्ध किए गए अपराध आदि होते थे। राजनीतिक अपराध होता था। राजनीतिक अपराधों को उस समय ठीक ढंग से परिभाषित नहीं किया गया था और न ही ठीक ढंग से उन्हें समझा ही गया था। राजनीतिक अपराधों को उतना ही कठोर दंड दिया जाता था जितना वह विद्रोहियों को दिया जाता था। अब इसमें होता था मानव वध का वर्गीकरण। मानव वध को उस समय 5 भागों में वर्गीकृत किया गया था। कत्ल अम्द, किसी व्यक्ति की हत्या करने के आशय से किसी घातक हथियार द्वारा जानबूझकर मृत्यु कारित करने को कत्ल अम्द कहा जाता था। कत्ल सवाह अम्द, ऐसे किसी हथियार से जिससे मृत्यु कारित होना संभावित होना, जानबूझकर किसी की मृत्यु कारित करने को कत्ल सवाह अम्द कहा जाता था। कत्ल खता, भूल अथवा गलती से किसी की मृत्यु कारित कर देने को कत्ल खता कहा जाता था। और स्वैच्छिक कार्य द्वारा और स्वैच्छिक मानव वध, इसमें ऐसे मामले आते थे जिनमें किसी की मृत्यु और स्वेच्छापूर्वक कारित हो जाती थी। उसके बाद आता दुर्घटनात्मक मानव वध। दुर्घटना से मृत्यु कारित इस श्रेणी में अपराध माना जाता था। तो ये होते थे उस समय जो अपराध था, उसी का वर्गीकरण होता था जो मुस्लिम दंड विधि के द्वारा। अब इसमें आ जाता है ब्रिटिश कालीन। अब ब्रिटिश कालीन में क्या होता था? ब्रिटिश कालीन दंड विधि एवं भारतीय दंड संहिता 1860 का अधिनियम के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। भारत में ब्रिटिश कालीन दंड विधि का इतिहास सन 1600 से प्रारंभ होता है, जबकि यहाँ प्रथम बार ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई। प्रारंभ में इस कंपनी का एकमात्र उद्देश्य व्यापार करना एवं भारत से अपार धनराशि बटोरकर इंग्लैंड ले जाना था, लेकिन कालांतर में कंपनी ने अपना क्षेत्राधिकार न्याय एवं प्रशासन तक फैला दिया। अंग्रेजों ने दंड विधि के क्षेत्र में तुरंत ही कोई परिवर्तन करना उचित नहीं समझा और मुस्लिम दंड विधि को ज्यों का त्यों रहने दिया, किंतु इस विधि में भारी कमियां थी। इस विधि के कई सिद्धांत ऐसे थे कि अंग्रेजों के प्राकृतिक न्याय, सामान्य विवेक पर अच्छी सरकार संबंधी विचारों के अनुरूप नहीं थे। मुस्लिम दंड विधि की रूपरेखा एक ऐसे समाज की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए खींची गई थी जो कि 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में अंग्रेजों के आगमन के पश्चात बंगाल में विकसित हो रहे समाज से बहुत कुछ भिन्न थी। इस त्रुटि के निवारण के लिए ब्रिटिश शासकों ने धीरे धीरे मुस्लिम दंड विधि में काफ़ी परिवर्तन किए और भारतीय दंड संहिता 1860 को पारित होने तक यह नाम मात्र की विधि रह गई थी। ब्रिटिश शासनकाल में अनेक चार्टर एवं अधिनियम पारित कर मुस्लिम दंड विधि में सुधार एवं परिवर्तन किए गए। इसमें सन 1600, 1609, 1661, 1668, 1672, 1683, 1687, 1726, 1783, 1875 आदि के चार्टर एवं अधिनियम मुख्य हैं। फिर आपराधिक न्याय प्रशासन के क्षेत्र में वॉरेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड कॉर्नवालिस, विलियम बेंटिक आदि के महत्वपूर्ण योगदान रहे। इनके समय में जो प्रमुख सुधार किए गए वो निम्नलिखित हैं। अब क्या क्या सुधार किए गए थे जिनके बारे में हम लोग जानकारी। हत्या एवं स्वदोष मानव वध के अपराध का निर्धारण औजार से नहीं अपितु अपराध के आशय से किया जाने लगा। अपराध को एक सामाजिक अपकार मानते हुए सरकार द्वारा उसका अभियोजन चलाए जाने की व्यवस्था की गई। बर्बर एवं कठोर दंड व्यवस्था को समाप्त किया गया। जब
एक अंग विच्छेद के स्थान पर 7 वर्ष तक के कारावास एवं एकाधिक अंग विच्छेद के स्थान पर 14 वर्ष तक के कारावास का प्रावधान किया गया। जारता, बलात्संग आदि अपराधों में प्रत्यक्षदर्शी साक्ष्यों की गवाही की आवश्यकता को समाप्त कर दिया गया और अब परिस्थितिजन्य एवं साक्ष्य पर संस्कृति के आधार पर दंड देने की व्यवस्था की गई। अब कोई भी, चाहे व्यक्ति वह हिंदू हो या मुसलमान, गवाही दे सकता था। धर्म का भेदभाव अब दूर कर दिया गया। डकैती के अपराध के लिए कठोर दंड की व्यवस्था की गई। इसके लिए 7 वर्ष के कारावास एवं हत्या सहित डकैती के लिए मृत्यु दंड का प्रावधान किया गया। धीरे धीरे इनमें और भी परिवर्तन होते रहे और अंततः भारतीय दंड संहिता 1860 में इनको परिष्कृत रूप में प्रस्तुत किया गया। कुल मिलाकर देश, काल एवं परिस्थितियों के अनुरूप भारतीय दंड संहिता 1860 में यथोचित संशोधन होते रहे हैं। जहाँ तक संहिता के गुण अवगुण का प्रश्न है, इसे विधान का एक आदर्श नमूना तथा लॉर्ड मैकॉले की प्रतिभा एवं विद्वता का अस्थायी उपहार माना जाता है। संहिता की प्रशंसा करते हुए सर जेम्स स्टीफन ने कहा है, यह संहिता मुझे इसके प्रमुख निर्माता का अपूर्वतम स्मारक प्रतीत होता है। जैसा कि मेरा विचार है, आशा की जाती है कि दीर्घतम अस्थायी रहेगी। साहित्य की एक शैली होती है जिससे उनके अन्य ग्रंथों का असर तथा लोकप्रियता कम हो सकती है, किंतु दंड संहिता को 21 वर्ष से अधिक समय के अनुभव की परीक्षा में विजय प्राप्त हुई है। इस समय में इतनी सफलता किसी अन्य अधिनियमों को, जिसका कि इसके समान विस्तार नहीं प्राप्त हो सका है। इसके गुण अवगुण पर मिली जुली प्रतिक्रिया की है। सुप्रसिद्ध भारतीय विद्वान डॉक्टर हरि सिंह गौड़ ने उनका कहना है कि यह निर्विवाद है कि इस संहिता के रूप में यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण विधान है, लेकिन इतना ही निर्विवाद यह भी है कि इस संहिता की पूर्ण रूपेण पुनरीक्षण एक विशेष विधिवेत्ताओं की समिति द्वारा किया जाए। परिवर्तित परिस्थितियों और विद्यमान आवश्यकताओं की पूर्ति को ध्यान में रखकर अपराध न्याय व्यवस्था को सुदृढ़ एवं सरलीकृत करने के उद्देश्य से विद्यमान दांडिक विधियों को पुनर्विलोकन करने की आवश्यकता भारत सरकार द्वारा आवश्यक समझी गई। केंद्र सरकार ने विद्यमान विधियों को समकालीन स्थिति के अनुसार सुसंगत बनाने तथा जनसाधारण को त्वरित न्याय प्रदान करने के लिए विचार किया। भारतीय दंड संहिता 1860 का निरसन करके एक नई विधि को अधिनियमित करने का प्रस्ताव किया गया। समुदाय सेवा को पहली बार छोटे अपराधों के लिए दंड स्वरूप उपबंधित किया गया। विभिन्न अपराधों को वैधिक रूप से तटस्थ बनाया गया तथा संगठित अपराधों तथा आतंकवादी गतिविधियों की समस्या से प्रभावी रूप से निपटने हेतु उपबंध किया गया। विभिन्न अपराधों में दंड तथा जुर्माने में भी समुचित रूप से वृद्धि की गई। अंततः 11 अगस्त 2023 को भारतीय न्याय संहिता 2023 विधेयक के रूप में प्रस्तुत किया गया, जिसे दोनों सदनों से पारित करने के उपरांत महामहिम राष्ट्रपति महोदय की अनुमति प्राप्त हुई। दिनांक 1 जुलाई 2024 से भारतीय न्याय संहिता 2023 प्रवृत्त हो गई। भारतीय न्याय संहिता 2023 का अधिनियम। भारतीय न्याय संहिता 2023 ने भारतीय दंड संहिता 1860 का स्थान लिया है। संहिता का उद्देश्य के अनुसार इसका मुख्य उद्देश्य है अपराधों एवं शास्तियों से संबंधित अपराधों का समीकरण करना। दूसरा है संशोधन करना। तीसरा है उससे उपबंध या आनुषांगिक विधियों का उपबंध करना। वैसे इस संहिता का अहम उद्देश्य अपराधों के लिए शास्तियों का उपबंध करते हुए अपराधों का निवारण करना। संहिता की विशेषताएं भी इसमें दिया गया है कि 2023 में जो इसकी विशेषताएं उसके बारे में कि ये संहिता का क्या विशेषता है। भारतीय न्याय संहिता अपने आप में अनेक विशेषताओं को समाहित किए हुए है। यथा इसकी सर्वप्रथम विशेषता इसका नाम शीर्षक परिवर्तन है। पूर्व संहिता का नाम भारतीय दंड संहिता था, जबकि इस संहिता को भारतीय न्याय संहिता
नाम दिया गया है। नाम में यह परिवर्तन दर्शाता है कि भारतीय न्याय संहिता 2023 का मुख्य जोर न्याय की अवधारणा पर है, जबकि भारतीय दंड संहिता 1860 का मुख्य जोर दंड की अवधारणा था। इस संहिता में कुल 20 अध्याय एवं 358 धाराएं हैं। इसमें संहिता को बंधों के प्रतिकूल हर एक कार्य एवं लोप को दंडनीय घोषित किया गया है। इसमें अपराध शब्द को विस्तृत अर्थ प्रदान किया गया है। इसमें अपराध के अंतर्गत भारत से बाहर किए गए ऐसे हर कार्य को सम्मिलित किया गया है जो यदि भारत में किया गया होता तो इस संहिता के अधीन दंडनीय होता। इस संहिता में परिभाषाओं को धारा 2 में रखा गया है। इस धारा में कुल 39 शब्दों की परिभाषाएं दी गई है। पूर्व संहिता में इन शब्दों को अलग अलग धाराओं में परिभाषित किया गया था। इस अध्याय को साधारण अस्पष्टीकरण नाम दिया गया, जिसमें धारा 6 से 52 को समाहित थी। लिंग की परिभाषा में उभयलिंगी को भी सम्मिलित किया गया है और इसे वह अर्थ दिया गया है जो ट्रांसजेंडर व्यक्ति अधिनियम 2019 की धारा 2 के खंड ट में है। धारा 4 में दंडों के विभिन्न प्रकार बताए गए। इसके खंड 6 में सामुदायिक सेवा का भी समावेश किया गया है। धारा 5 में मृत्यु दंड को आजीवन कारावास में लघुकृत किए जाने की आवश्यकता की गई है, जिसमें अपराधी की सम्मति को आवश्यक नहीं माना गया है। दंड विधियों की भिन्नों की गणना में आजीवन कारावास को 20 वर्ष के कारावास के तुल्य गिना जाएगा। जहां अपराध केवल जुर्माने से दंड न हो और जुर्माना देने में व्यतिक्रम किया जाए, वहां धारा 8 की उपधारा 5 के अनुसार निम्नांकित अवधि के कारावास का निर्देश दिए जाने की व्यवस्था की गई है। 5,000 रुपये से अधिक जुर्माने की दशा में 2 मास से अनाधिक की अवधि का कारावास, 10,000 रुपये से अधिक जुर्माने की दशा में 4 मास से अनाधिक अवधि का कारावास और तीसरा अन्य दशा में 1 वर्ष से अनाधिक की अवधि का कारावास। ये प्रावधान किया। इस संहिता में निम्नांकित अपराधों को एक ही अध्याय अर्थात अध्याय 4 के अंतर्गत रखा गया है, जबकि यह अपराध पूर्व संहिता में भिन्न भिन्न अपराधों के अंतर्गत रखे गए हैं जबकि यह अपराध पूर्व संहिता में भिन्न भिन्न अध्यायों के अंतर्गत रखे गए थे, यथा दुष्प्रेरण अध्याय 5, आपराधिक षड्यंत्र अध्याय 5 को एवं प्रयास अर्थात प्रयत्न अध्याय 23। इस संहिता की धारा 69 में प्रवंचनापूर्ण साधनों से किए जाने वाले मैथुन को दंडनीय अपराध घोषित किया गया है। प्रवंचनापूर्ण साधनों में निम्नांकित को सम्मिलित किया गया है। नियोजन या प्रोन्नति का आश्वासन दिया जाना, उत्प्रेरणा, पहचान छिपाना अथवा विवाह करने का मिथ्या वचन देना। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि पिछले कुछ समय से विवाह का मिथ्या वचन या आश्वासन देकर महिलाओं के साथ मैथुन के मामले न्यायालय के समक्ष अधिक आने लगे हैं, जिनके बारे में न्यायालयों द्वारा समय समय पर अपना मत अभिव्यक्त किया जाता रहा है। इस संबंध में स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश बनाम नौशाद का एक उद्वर्णीय मामला है। इसमें उच्चतम न्यायालय द्वारा यह अभी निर्धारित किया गया है कि यदि अभियुक्त अभियोक्त्री को यह आश्वासन देते हुए कि उसके साथ लैंगिक कृत्य करता है तो वह उससे विवाह कर लेगा, अभियोक्त्री गर्भवती हो जाती है और अभियुक्त विवाह करने से इनकार कर देता है तो ऐसे अभियोक्त्री की स्वतंत्र सम्मति नहीं माना जाएगा और अभियुक्त दंड का भागी होगा। ऐसा ही एक और मामला अनुराग सोनी बनाम स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ का है। इसमें अभियुक्त ने अभियोक्त्री को विवाह का आश्वासन देते हुए उसके साथ कई बार लैंगिक सहवास किया। अभियोक्त्री ने विवाह के आश्वासन पर लैंगिक सहवास का विरोध नहीं किया। न्यायालय ने इसे दंडनीय अपराध नहीं माना क्योंकि उसमें अभियोक्त्री की सम्मति भ्रम व भ्रांति के अधीन थी। अब यह विवादास्पद स्थिति समाप्त हो गई। इस संहिता की एक महत्वपूर्ण विशेषता है,
इस संहिता में बलात्संग के अपराध से पीड़ित व्यक्ति की पहचान प्रकट करने को दंडनीय अपराध घोषित किया गया है। पहचान प्रकटन में मुद्रण एवं प्रकाशन दोनों सम्मिलित हैं। इस संहिता में अप्राकृतिक अपराध को स्थान नहीं दिया गया है। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि अप्राकृतिक अपराध से संबंधित अपराध 377 को नवतेज सिंह जोहर बनाम यूनियन ऑफ इंडिया के मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा अवैध एवं असंवैधानिक घोषित कर दिया गया था। इस संहिता में जार कर्म को भी स्थान नहीं दिया गया। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि जार कर्म से संबंधित भारतीय दंड संहिता की धारा 497 को जोसेफ शाइन बनाम यूनियन ऑफ इंडिया के मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा अवैध एवं असंवैधानिक घोषित कर दिया गया है। महिला की लज्जा भंग से संबंधित अपराधों को धारा 74 से 79 तक में स्थान दिया गया है। धारा 75 में लैंगिक उत्पीड़न का वही परिभाषा दी गई है जो कि विशाखा बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान के मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा दी गई है। नई संहिता में आत्महत्या के प्रयत्न को अपराध न मानते हुए स्थान नहीं दिया गया है। संहिता की धारा 111, 112 एवं 113 में क्रमशः निम्नलिखित नए अपराधों का स्थान दिया गया है। संगठित अपराध, छोटे संगठित अपराध एवं सामान्यतः संगठित अपराध एवं आतंकवादी कार्य। संगठित अपराधों में निम्नलिखित अपराधों को सम्मिलित किया गया: व्यापारण, डकैती, यान चोरी, उद्यपन, भूमि हथियाना, संविदा पर हत्या करना, आर्थिक अपराध, साइबर अपराध, व्यक्तियों, औषधियों, हथियारों या अवैध माल या सेवाओं का दुर्व्यापार, वेश्यावृत्ति या फिरौती के लिए मानव दुर्व्यापार। उपरोक्त के अतिरिक्त प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से तात्विक फायदा, जिसके अंतर्गत वित्तीय फायदा भी शामिल है, प्राप्त करने के लिए निम्न के प्रयोग को भी संगठित अपराधों की श्रेणी में रखा गया है: हिंसा का प्रयोग, हिंसा की धमकी, अभित्रास, उत्पीड़न या विधि विरुद्ध साधनों द्वारा कारित अन्य अपराध। नई संहिता की यह एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। पिछले कुछ समय से भूमाफिया, सुपारी लेकर हत्या, साइबर अपराध आदि में निरंतर अभिवृद्धि हो रही है। इसको दृष्टि रखते हुए नई संहिता में इन अपराधों को स्थान दिया गया है। संहिता की धारा 117 की उपधारा 4 में किसी समूह द्वारा किसी व्यक्ति को उसके मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान, भाषा, व्यक्तिगत विश्वास आदि के आधार पर उपहति कारित करने को दंडनीय अपराध घोषित किया गया है। यह एक नई व्यवस्था है जो पूर्व संहिता में नहीं थी। नई संहिता की एक महत्वपूर्ण विशेषता राजद्रोह के अपराध की धारा 124 को संहिता से बाहर कर दिया गया है, जो राजद्रोह काफ़ी लंबे समय से चर्चा का विषय रहा है। यही कारण है कि इसे नई संहिता में स्थान नहीं दिया गया है। नई संहिता की धारा 152 में भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालने वाले कृत्यों को दंडनीय अपराध घोषित किया गया है। संहिता की धारा 24 झपटमारी के अपराध के बारे में बंद किया गया है। शेष अध्यायों में वर्णित अपराधों को मामूली परिवर्तन अथवा उपरांतों के साथ यथावत रखा गया है। कुल मिलाकर नई भारतीय संहिता पूर्णतः नए परिवेश में हमारे सामने है। सारतः यह कहा जा सकता है कि संहिता को समय अनुकूल या कहें कि देश, काल एवं परिस्थितियों के अनुरूप बनाने का हर संभव प्रयास किया गया है। कुल मिलाकर नई संहिता में निम्नांकित नए अपराध जोड़े गए हैं: संगठित अपराध, छोटे संगठित अपराध, आतंकवादी कृत्य, भारत की संप्रभुता, एकता एवं अखंडता को संकटापन्न करने वाले अपराध, झपटमारी आदि। साथ ही साथ कुछ अपराधों को नई संहिता में स्थान नहीं दिया गया, अर्थात उन्हें संहिता से निकाल दिया गया है: राजद्रोह, अप्राकृतिक अपराध, जारता, ठगी आदि। कुछ शब्दों की परिभाषाएं भी संहिता से निकाल दी गई, जैसे सरकार का सेवक, भारत, कूटकृत सिक्के का आयात निर्यात, रानी, ब्रिटिश, भारत सरकार आदि। दंड विधि के लक्षण। चलते चलते यहाँ दंड विधि के लक्षणों पर संक्षेप में प्रकाश डाल देना उचित होगा। यह सर्वविवादित है कि सर्वविवादित है कि अपराध एक रोग है और अन्य सभी रोगों की तरह समाज के लिए घातक है। वे अपराध ही हैं जिनके कारण संपूर्ण सामाजिक एवं राष्ट्रीय जीवन उद्वेलित हो उठता है।
दंड विधि ऐसे रोगों का निदान करती है। दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि दंड विधि मानव आचरण से संबंधित नियमों का एक अंग है। जब हम दंड विधि को मानव आचरण से संबंधित नियतों का एक अंग मानने की बात करते हैं तो हमारे मन में यह जिज्ञासा उत्पन्न होना स्वाभाविक है कि दंड विधि के वे कौन से लक्षण हैं जो उसे अन्य नियमों से भिन्न करते हैं। संक्षेप में दंड विधि के 4 लक्षण माने गए। राजनीतिकता को दंड विधि का एक आवश्यक लक्षण निरूपित किया गया है। दंड विधि के पीछे किसी राजनीतिक प्राधिकार की प्राख्यान होता है। राज्य द्वारा प्रख्यापित नियमों के अतिलंघन को ही अपराध माना जाता, अन्य को नहीं। फिर नियम भी ऐसे हो जो मानव आचरण से संबंध रखते हो। विशिष्टता, दंड विधि का दूसरा लक्षण विशिष्टता। यह लक्षण दंड विधि और सिविल विधि के बीच वैषम्य और विरोध के कारण है। सिविल विधि की साधारण विधि होती है। सिविल विधि एक साधारण विधि होती है, जबकि दंड विधि मानव आचरण के किसी भी विशिष्ट कार्य की एक दृढ़ परिभाषा देती है और इसके अर्थान्वयन में किसी प्रकार की संदिग्धता होने पर न्यायालय द्वारा प्रतिवादी के पक्ष में निर्णय दिया जाता है। एकरूपता अर्थात नियमित दंड विधि का तीसरा प्रमुख लक्षण है। इसलिए क्योंकि दंड विधि बिना किसी भेदभाव का प्रत्येक व्यक्ति को समान न्याय प्रदान करने के लिए आबद्ध है। इसमें मनुष्य के बीच भेदभाव नहीं किया जा सकता। दंड विधि की प्रक्रिया मनुष्य की सामाजिक स्थिति नहीं होकर उसके आपराधिक व्यवहार पर निर्भर करती है। दंडात्मक शक्ति, दंड विधि का चौथा महत्वपूर्ण लक्षण है दंडात्मक शक्ति, पैनल सेक्शन। इसका मुख्य आशय विधियों का अतिलंघन करने वाले व्यक्तियों को राज्य द्वारा दंड किया जाना। जहां दंड की धमकी नहीं होती वहां समाज की अराजकता व्याप्त हो जाती है। विधियों का पालन सुनिश्चित नहीं होता। यह दंड का भय ही है जो मनुष्य को विधियों के पालन के लिए विवश करता है। इतना सा है इतना तो पढ़ के सुना दिया, मुंह दर्द करने लगा। मेरे नया किताब 2023 का है, ये चांद का है, वही लाइए खरीद का, उसी का पढ़ रहे हैं। पता नहीं कहीं गई होगी, लड़की है वो। हाँ, वो भी वकील साहब हैं भाई। ठीक, फिर बात करते हैं, ठीक है। ठीक, अपराध का स्वरूप। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, जैसा कि हम लोग जानते हैं। सामाजिक प्राणी होने के नाते उसकी अनेक आवश्यकताएं, इन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए संपत्ति आवश्यक है और संपत्ति विवाद को जन्म देती है। अब आरंभ में जब मनुष्य जंगली एवं बर्बर था तब न तो उसकी कोई आवश्यकताएं होती थी और न किसी प्रकार का विवाद। वह प्रकृति से ही अपनी सामान्य आवश्यकताओं को पूरा कर लेता था, लेकिन ज्यों-ज्यों वह सामाजिक होता गया त्यों-त्यों उसकी आवश्यकताएं बढ़ती गई और संपत्ति के प्रति मोह भी। इसी मोह ने विवाद एवं लड़ाई झगड़ों को जन्म दिया। फिर हर व्यक्ति अपने निजी जीवन में स्वतंत्र एवं स्वच्छंद रहना चाहता है। वह उसमें किसी अन्य व्यक्ति का हस्तक्षेप पसंद नहीं करता। यदि कोई व्यक्ति इसमें हस्तक्षेप करता है तो ऐसे व्यक्ति को पीड़ा, क्लेश अथवा हानि हो सकती है, चाहे वह शारीरिक हो या मानसिक हो, संपत्तिक हो या प्रतिष्ठा संबंधी। इन सब बातों से यह स्पष्ट होता है कि किसी भी व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति के निजी जीवन, संपत्ति एवं अधिकारों में हस्तक्षेप नहीं करने चाहिए और न ही ऐसा कोई कार्य करना चाहिए जिससे उसको शारीरिक अथवा मानसिक पीड़ा पहुँचे या संपत्ति संबंधी कोई हानि कारित हो। साथ ही उसे ऐसा कार्य करने के लिए भी तत्पर रहना चाहिए जो दूसरे व्यक्ति के अधिकारों और न्यायोचित उपभोग के लिए आवश्यक हो। यदि कोई व्यक्ति इसके प्रतिकूल
व्यवहार करता है तो यह कहा जाएगा कि उसने अपने कर्तव्यों का निर्वाह नहीं किया है, अर्थात वह कर्तव्य भंग का दोषी माना जाएगा। विधिक भाषा में इसे ही हम अपराध की संज्ञा दे सकते हैं। अपराध समाज के प्रत्येक सदस्य के लिए एक भय है, यद्यपि वास्तविक रूप से यह किसी व्यक्ति विशेष के विरुद्ध हो सकता है। अपराध एक रोग है, एक आवश्यक बुराई है, ऐसा रोग और ऐसी आवश्यक बुराई जिससे संपूर्ण सामाजिक और राष्ट्रीय जीवन उद्वेलित हो उठता है। समाज के लिए यह घातक है। इसी रोगी के निदान के लिए दंड विधि का प्रादुर्भाव हुआ है। अब इसमें बताता है कि कौन कौन अपराध की परिभाषा है। बहुत सारा शब्द दिया है इसमें है। बेंथम है, ब्लैकस्टोन है, कैनी है, गैरोफेलो है, प्रोफेसर पेटन है, डब्ल्यू टप्पन है, थॉमस है, स्टीफन है, ऑस्टिन है। पेटन की परिभाषा है और मिलर है, और मिलर का अपराध एवं दुष्कृति में अंतर है। उसके बाद हम लोग चलेंगे और अपराध की परिभाषा में अपराध शब्द जितना प्रचलित है उसकी परिभाषा देना उतना ही कठिन है। उसकी अभी तक कोई एक सर्वसम्मत परिभाषा नहीं दी जा सकी। भिन्न भिन्न विधि शास्त्रियों ने इसकी भिन्न भिन्न परिभाषाएं। बेंथम का कहना है, बेंथम ने कहा कि अपराध से अभिप्राय ऐसे कार्यों से है जिन्हें विधायिका द्वारा अच्छे या बुरे कारणों से निषिद्ध कर दिया गया है। यदि उपयोगिता के नियमों के अनुसार सर्वश्रेष्ठ संभावित विधि के अन्वेषण के लिए प्रश्न सैद्धांतिक शोध से संबंधित है और ऐसे कार्यों को जो किसी बुराई के कारण अथवा उसे उत्पन्न करने की संभावना के कारण निषिद्ध किए जाने चाहिए, हम अपराध की संज्ञा दे सकते हैं। ये बेंथम भैया का कहना है। ब्लैकस्टोन ने कहा है, ऐसा कोई कार्य करना अथवा करने से विरत रहना जिससे सामान्य विधि के किसी नियम का अतिक्रमण होता हो, अपराध कहलाता है। ब्लैकस्टोन ने ही इसकी एक और परिभाषा दी जिसका अपराध का अर्थ है ऐसे लोक अधिकारों और कर्तव्यों का उल्लंघन करना जो संपूर्ण समाज अथवा समुदाय को एक समाज अथवा समुदाय के रूप में प्राप्त है। ये ब्लैकस्टोन है। अब कैनी ने कहा है, अपराध उन अवैधानिक कार्यों को कहते हैं जिनके बदले में दंड दिया जाता है और वे सक्षम नहीं होते, दंड दिया जाता और वे क्षम्य नहीं होते। यदि क्षम्य भी होते हैं तो राज्य के अतिरिक्त अन्य किसी भी व्यक्ति को क्षमा करने का अधिकार नहीं होता। ये कैनी कहा है। गैरोफेलो ने कहा है, क्राइम इज ए वॉयलेशन ऑफ द प्रिवेलेंट सेंटिमेंट्स ऑफ पीटी एंड प्रायोरिटी। प्रोफेसर पेटल ने अपराध का सामान्य परिलक्षण राज्य द्वारा प्रक्रिया को नियंत्रित रखना, दंड का परिहार करना और दंड का आरोहण करना बताया है। पॉल डब्ल्यू टप्पन ने अपराध को ऐसा आश्रित कार्य अथवा लोभ बताया है जो दंड विधि के अतिलंघन में किया गया हो और जिसके पीछे विधि द्वारा स्वीकृत कोई प्रतिरक्षा अथवा न्याय अनुमति न हो। थॉमस की परिभाषाएं। W.I. थॉमस के अनुसार क्राइम इज एन एक्शन which is agnostic out to the solidarity of that group which the individual considers as his own। स्टीफन के अनुसार अपराध से अभिप्राय ऐसे अधिकारों से अतिक्रमण से है जिनका परिमाप उस अतिक्रमण से संबंधित समाज में फैली कई दुष्कृतियों से हो। दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता अपराध अधिकार का वह उल्लंघन है जिसकी दुष्प्रवृत्ति की भावना संप्रदाय के संदर्भ में हम देख सकते हैं। ऑस्टिन का भी कहना है कि अपराध वे अवैधानिक कार्य हैं जिनके साबित हो जाने पर न्यायालय अपराधियों को दंड देता है और ऐसे दंड में कमी करने का एकमात्र अपराध अधिकार राज्य का होता है। इसमें ये बताया गया है। पेंटन ने कहा, इन क्राइम वी फाइंड दैट द नॉर्मल मार्क्स आर दैट द स्टेट हैज़ पावर टू
control the procedure to remit the penalty और टू इन्फ्लिक्ट पनिशमेंट, ये कहा है पेंटन ने। अब ब्लैकस्टोन ने भी कहा है, ब्लैकस्टोन ने कीटन की परिभाषा, ए क्राइम टुडे वुड सीम टू बी एनी undesirable act which the state find it most convenient to correct by the institutions of proceeding for the infliction of a penalty incited in leaving the remedy of that discretion of some injured person। मिलर की भी परिभाषा शायद इसी तरह है, अपराध वे कृत्य या अकृत्य उल्लंघनकारी हैं जिनको की विधि समादेशित अथवा निर्देशित करती है और उन उल्लंघनों को सरकार अपने नाम से कार्रवाई करके दंडित करती है। अपराध की उपयुक्त परिभाषाओं से यह स्पष्ट है कि इसके अंतर्गत आने वाले सभी कार्य अवैधानिक होते हैं, इनसे जन सामान्य को क्षति कारित होती है और बदले में अपराधों को दंड दिया जाता है। इन परिभाषाओं से अपराध की प्रकृति भी चित्रित होती है, यथा अपराध एक ऐसी क्षति है जो किसी मानव द्वारा उसके असामाजिक कृत्यों को परिणाम स्वरूप कारित हुई है और संप्रभु जिसे नहीं चाहता है। इसके निवारण के लिए राज्य दंड अथवा शास्ति की धमकी देता है। अपराधी के दोष अथवा निर्दोष का विचारण विशिष्ट विधिक कार्यवाही के अंतर्गत संचालित किया जाता है और वे साक्ष्य के विशिष्ट नियमों द्वारा प्रतिपालित होती है। कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि अपराध एक ऐसा अपकार है जो नैतिक अथवा सिविल अपकार से भिन्न है और किसी विधि द्वारा दंडनीय। भारतीय न्याय संहिता के परिप्रेक्ष्य में यह किसी ऐसी बात का घोतक है जो इस संहिता द्वारा किसी विशेष अथवा स्थानीय विधि के अधीन दंडनीय बनाया गया है। विशेष विधि से अभिप्राय ऐसी विधि से है जो किसी विशिष्ट विषय को लागू हो तथा स्थानीय विधि से तात्पर्य ऐसी विधि से है जो भारत के किसी विशिष्ट भाग को लागू हो। अब हम लोग थोड़ा बात करते हैं अपराध और दुष्कृति में अंतर। स्वभाव से अपराध एवं दुष्कृति दोनों एक जैसे लगते हैं और दोनों ही अपकारी की श्रेणी में आते हैं, लेकिन दोनों के बीच कुछ अंतर पाया जाता है। इन दोनों के बीच अंतर का मुख्य आधार इनका क्रमशः आपराधिक एवं सिविल प्रकृति का कार्य होना है। इन दोनों के बीच अंतर मुख्यतः निम्न प्रकार है। अपराध यह एक आपराधिक अपकार्य होता है और दुष्कृति यह एक सिविल अपकार्य होता है। अपराध इसका प्रभाव संपूर्ण समाज के लोक अधिकारों पर पड़ता है। दुष्कृति इसका प्रभाव किसी व्यक्ति विशेष अथवा व्यक्तियों के किसी समूह विशेष के सिविल अधिकारों पर पड़ता है। अपराध के विरुद्ध कार्रवाई करने का अधिकार स्वयं पीड़ित व्यक्ति को अथवा उसकी ओर से राज्य को होता है। दुष्कृति के विरुद्ध कार्रवाई किसी तीसरे व्यक्ति द्वारा भी किया जा सकता है। अपराध के लिए दिया जाने वाला दंड शारीरिक अथवा आर्थिक कैसा भी हो सकता है। दुष्कृति के लिए धन के रूप में क्षतिपूर्ति का आदेश दिया जा सकता है। अपराध में आशय का एक तत्व होता है। अपराध में आशय का एक महत्वपूर्ण तत्व होता है। दुष्कृति में इसका होना आवश्यक नहीं है। अपराध में अपराधी को दंड देने का मुख्य उद्देश्य अपराधों का निवारण करना होता है। दुष्कृति में क्षतिग्रस्त व्यक्ति को क्षतिपूर्ति करना मुख्य उद्देश्य होता है। इतना तो दिया गया है। अब इसमें दिया गया है दांडिक विधि एवं नीति शास्त्र में अंतर।
दांडिक विधि एवं नीति शास्त्र में अंतर। यहाँ दांडिक विधि एवं नीति शास्त्र में अंतर को स्पष्ट कर देना भी समीचीन होगा। इन दोनों में मुख्यतः निम्नांकित अंतर पाया जाता है। दांडिक विधि का संबंध व्यक्ति के वास्तविक आचरण से होता है, जबकि नीति शास्त्र का आदर्शों से। दांडिक विधि व्यक्तियों के बीच सामाजिक संबंधों को नियमित करती है अथवा नियंत्रित करती है, जबकि नीति शास्त्र व्यक्ति के उच्च आदर्शों एवं चरित्रता के नियमों का उल्लेख करता है। दांडिक विधि उन मूलभूत नियमों का उल्लेखित करती है जो सामाजिक संबंधों में मृदुता बनाए रखने के लिए आवश्यक है, जबकि नीति शास्त्र उच्चतम आदर्शों की अच्छाइयों की ओर संकेत करता है। दांडिक विधि एक प्रचलित लोक मत है, जबकि नीति शास्त्र एक निरपेक्ष आदर्श है। दांडिक विधि को संप्रभु अथवा राज्य की स्वीकृति प्राप्त होती है तथा उसके पीछे भय निहित होता है, जबकि नीति शास्त्र को न तो ऐसी कोई स्वीकृति प्राप्त होती है और न ही उसके पीछे कोई भय ही होता है। दांडिक विधि एवं नैतिक विधि में अंतर। दांडिक विधि एवं नैतिक विधि में अंतर। दांडिक विधि नैतिकता की अपेक्षा अत्यंत संकीर्ण अर्थ रखती है। इन दोनों में निम्नांकित अंतर पाया जाता है। नैतिकता का अपने आप में उन कृत्यों से अत्यधिक विस्तृत संबंध होता है जो बुरे एवं दोष मुक्त समझे जाते हैं, जबकि दांडिक विधि का संबंध ऐसे कृत्यों से होता है जो लोक मत की दृष्टि से बुरे हैं एवं जिनके लिए दंड मिलना चाहिए। दांडिक विधि के पीछे दंड की स्वीकृति होती है, जबकि नैतिकता के पीछे ऐसी कोई स्वीकृति नहीं होती है। जब नैतिकता के नियम बहुत अधिक महत्वपूर्ण हो जाते हैं या ख्याति अर्जित कर लेते हैं तो उनको विधि के रूप में परिवर्तित कर दिया जाता है, जबकि विधि के नियमों को नैतिकता के नियमों के अनुसार दंडनीय नहीं बनाया जा सकता है। अब इसमें हम लोग देखेंगे दंड की परिभाषा। दंड की विभिन्न विधि शास्त्रों में विभिन्न परिभाषाएं दी है। फेरी ने दंड एक विधि प्रतिरोध है, फेरी ने कहा है। डॉक्टर M.J. सेठना के अनुसार दंड एक सामाजिक निंदा है, इसमें कष्ट या पीड़ा का होना आवश्यक नहीं है। सदरलैंड के अनुसार दंड में कष्ट या पीड़ा निहित रहती है जो दंड के प्रारूप द्वारा उत्पन्न होती है और उस पीड़ा में निहित किसी मूल्य द्वारा न्यायोचित ठहराई जाती है। वेस्टमार्क के शब्दों में दंड एक पीड़ा है जो कि एक निश्चित ढंग से समाज के द्वारा समाज की ओर से अपराधी को दी जाती है जो समाज का अस्थायी या अस्थायी सदस्य है। वॉल्टर रैकलेस के अनुसार दंड सामाजिक नियंत्रण का एक साधन है। इसके माध्यम से समाज स्वदोष कृत्य आघात अथवा विधि तथा प्रथा का उल्लंघन के लिए प्रतितोष लेता है। समाज या उसकी ओर से प्राधिकृत व्यक्ति दंड को व्यक्तियों के आचरण को विनियमित करने यथास्थिति बनाए रखने तथा विधि की पालना करने हेतु एक साधन के रूप में धारण करता है। उपरोक्त परिभाषाओं से स्पष्ट है कि दंड एक पीड़ा, क्लेश अथवा यातना है। यह दुखदायी होता है। यह ऐसे व्यक्ति को दिया जाता है जो किसी अपराध, अपकार अथवा अपकृत्य का दोषी होता है। यह समाज, समुदाय अथवा राज्य द्वारा दिया जाता है। दंड का उस कृत्य से सीधा संबंध होता है जिसके लिए वह दिया जाता है। वह स्वेच्छा अथवा शासन किए गए कृत्यों के लिए दिया जाता है। यह शारीरिक अथवा आर्थिक तौर पर हो सकता है। दंड के प्रकार। प्रायः प्रत्येक अपराध के लिए दंड की व्यवस्था होती है। ये दंड विभिन्न प्रकार के हो सकते हैं। भारतीय न्याय संहिता में 6 प्रकार के दंडों की व्यवस्था की गई है। ये इस प्रकार हैं। मृत्यु दंड। सभी प्रकार के दंडों में गंभीर एवं अंतिम दंड मृत्यु दंड है। यह सामान्यतः संगीन एवं गंभीर अपराधों के लिए दिया जाता है, जैसे हत्या आदि के मामले में इसे मूल दंडादेश भी कहते हैं। आजकल मृत्यु दंड की आलोचना की जाने लगी है एवं व्यवहार में भी यह कम कर दिया जाने लगा है। कारावास। दंड व्यवस्था के क्षेत्र में मृत्यु दंड के कारावास का स्थान दिया गया है। कारावास भी 3 तरह के हैं: आजीवन कारावास, कठोर या सश्रम कारावास एवं साधारण कारावास। आजीवन कारावास में 3 तरह के हैं: आजीवन कारावास, कठोर या सश्रम कारावास। आजीवन कारावास में 3 तरह के हैं: आजीवन कारावास, कठोर या सश्रम कारावास एवं साधारण कारावास।
आजीवन कारावास गंभीर प्रकृति के अपराधों में दिया जाता है, जबकि कठोर एवं साधारण कारावास अपराध की प्रकृति के अनुसार दिए जाते हैं। आजीवन कारावास का अर्थ होता है दोषी के शेष जीवन काल तक की अवधि का कारावास। एकांत कारावास होता है। एकांत कारावास भी अपराध की प्रकृति के अनुसार दिया जाता है। सामान्यतः ऐसे अपराध के लिए सश्रम कारावास दिया जा सकता है। एकांत कारावास का मुख्य उद्देश्य अभियुक्त को समाज से अलग कर देना है, ताकि वह अपनी आपराधिक प्रवृत्तियों को भूल जाए एवं साथ ही समाज भी ऐसे अभियुक्त से बच सके। संपत्ति का जब्त किया जाना। यह दंड उपयुक्त 3 प्रकार के दंडों से भिन्न। उपयुक्त तीनों प्रकार के दंड व्यक्तियों के शरीर से संबंधित होते हैं, जबकि यह संपत्ति से संबंधित होता है। कुछ अपराध ऐसे होते हैं जिनमें न्यायालय अभियुक्त की संपत्ति को जब्त करने का आदेश देते हैं, जैसे घोर राजनीतिक अपराध आदि। जब संपत्ति को जब्त करने का दंडादेश देने का अधिकार केवल उच्च न्यायालय के एवं सेशन न्यायालय को ही है। अर्थदंड सामान्यतः साधारण अपराधों में दिया जाता है। अर्थदंड के लिए अपराध की प्रकृति का निर्धारण करना न्यायालय के विवेक पर आधारित है, लेकिन जहाँ तक हो सके अर्थदंड अधिक राशि का नहीं होना चाहिए। साथ ही अर्थदंड देते समय अभियुक्त की आर्थिक स्थिति को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। निर्धन व्यक्ति को अर्थदंड दिया जाना न्यायोचित नहीं माना जाता है। सामुदायिक सेवा। सामुदायिक सेवा, इसमें अभियुक्त से किसी स्थान पर समाज सेवा, उदाहरणतः बालक, वृद्ध, रोगी की परिचर्या, सहायता या देखभाल करना, पौधारोपण, स्वच्छता अभियान में सहभागिता, यातायात नियंत्रण में सहायता, साक्षरता अभियान में सहयोग, नागरिक स्वजागरूकता अभियान में सहयोग आदि ऐसे कार्यों को करने के कहा जाता है। इस दंड की यह विशेषता कि इसमें अभियुक्त को उसकी स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता है। उसे समाज या समुदाय से पृथक भी नहीं किया जाता है। सामुदायिक सेवा के अंतर्गत कार्य पूर्ण हो जाने पर अभियुक्त अपने निवास स्थान पर जा सकता है। कुल मिलाकर यह एक सुधारात्मक दंड है। इसे सुधारात्मक श्रम भी कहा जा सकता है। अब इसमें होगा दंड के प्रयोजन। दंड के मुख्यतः 4 प्रयोजन माने जाते हैं, जिन्हें हम दंड के सिद्धांत भी कह सकते हैं। ये सिद्धांत है निवारणार्थ सिद्धांत, निवारणार्थ सिद्धांत, निषेधात्मक सिद्धांत, प्रतिकारात्मक सिद्धांत, सुधारात्मक सिद्धांत। प्रथम 2 सिद्धांतों का अभिप्राय अपराधों को दंड द्वारा रोकना है। सामान्यतः यह दंड अपराध की प्रकृति को ध्यान में रखकर दिया जाता है, पर कभी कभी यह दंड अपराध की प्रकृति से कहीं अधिक होता है, जिसका एकमात्र उद्देश्य जनसाधारण को भयभीत करना है, ताकि वे अपराध को दंडित होते देख अपराधों के प्रति सचेत एवं भयभीत रहे। पर प्रतिकारात्मक दंड बदले की भावना से दिया जाता था। जो जैसा अपराध करता था वैसा ही दंड मिलता था। इस दंड का उद्देश्य था लाइफ शैल गो फॉर लाइफ, हैंड फॉर हैंड, फुट फॉर फुट, आई फॉर आई एंड टूथ फॉर टूथ। अर्थात जीवन के बदले जीवन, हाथ के बदले हाथ, पाँव के बदले पाँव, आँख के बदले आँख और दांत के बदले दांत। यही प्रतिकारात्मक दंड का सिद्धांत है। पी के सेन के अनुसार परिणामों की चिंता किए बिना बुराई का बदला बुराई से लेना ही इस दंड का मुख्य लक्ष्य है। सर वॉल्टर मॉर्बेले के अनुसार प्रतिशोधात्मक दंड का मुख्य ध्येय यही है कि अपराधी को अपने अपकृत्य का फल मिलना ही चाहिए। स्वस्थ समाज के लिए दंड आवश्यक है, यद्यपि समाज की वह पसंद नहीं होता। द एथिक्स ऑफ पनिशमेंट। ब्रैडले, दंड विधि एक प्रतिशोध में वैसा ही संबंध है जैसा विवाह एवं स्नेह में। प्लेटो, न्याय आत्मा की अच्छाई एवं स्वास्थ्य है, क्योंकि अन्याय बीमारी और बुराई है जिसका उपचार दंड है। शॉमंड प्रतिशोधात्मक दंड की आलोचना करते हुए कहते हैं कि प्रतिशोध अपराध का उपचार नहीं है, अपितु अपराधों में वृद्धि का कारण है। लेकिन एम.जे. सेठना के अनुसार प्रतिशोधात्मक सिद्धांत मुख्य उद्देश्य बदले या प्रतिशोध की भावना नहीं होकर परिणामजनक है, अर्थात अच्छे का फल अच्छा एवं बुरे का फल बुरा है।
कीटन के अनुसार दंड का यह सिद्धांत नीति परक है। आज के बदले हुए परिवेश में यह आवश्यक है। आज के कल्याणकारी राज्य में दंड का सुधारात्मक उद्देश्य अधिक उपयोगी और महत्वपूर्ण माना जाता है। सुधारात्मक सिद्धांत का उद्देश्य अपराधी को एक अच्छा मानव बनाना है। इसके अंतर्गत अपराधियों को कारागृहों में शिक्षा देना, उद्योग धंधे सिखाना आदि आता है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी कहा करते थे, मानव जन्म से बुरा नहीं होता, पितृ परिस्थितियाँ उसे बुरा बना देती। अतः अपराधियों को इन बुराइयों से दूर कर उन्हें अच्छे मानव बनाना सुधारात्मक दंड का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। सुधारात्मक दंड का उद्देश्य उनके इस कथन पर आधारित है, हमें पापी से नहीं पाप से घृणा करनी चाहिए, अपराधी से नहीं अपराध से घृणा चाहिए। अपराधों की बारीकी से छानबीन करके दंड दिया जाना चाहिए, क्योंकि अनइन्वेस्टिगेटेड क्रिमिनल आर एन एक्सपेंसिव लग्जरी, अर्थात अपराधों की छानबीन किए बिना दंड देना एक अत्यंत महंगा मनोरंजन है। आपराधिकता की परख। अंत में यहाँ उन तत्वों पर थोड़ा प्रकाश डालना समीचीन होगा जो किसी आपराधिकता की परख में आवश्यक होते हैं। ऐसे तत्व मुख्यतः दो हैं, शारीरिक तत्व और मानसिक तत्व। ये दोनों ही तत्व आपराधिकता की परख के लिए न केवल इंग्लैंड में अपितु भारत में भी मान्य है। इन तत्वों का उद्भव निम्नलिखित दो सूत्रों से हुआ है। कोई व्यक्ति उस समय तक अपराध का दोषी नहीं माना जाएगा जब तक उस कार्य के करने में उसकी आपराधिक मनोस्थिति न हो। अभियुक्त के बारे में निर्दोषी होने की उपधारणा की जाएगी जब तक कि वह दोषी सिद्ध न कर दिया जाए। आगे चलकर प्रथम सूत्र को इस प्रकार प्रस्तुत किया गया है। यह एक प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत है और हमारी विधि का भी है कि केवल कार्य मात्र से ही व्यक्ति को दोषी नहीं ठहराया जा सकता जब तक कि उसका मन भी अपराधी न हो। ये तुलसी भगवान का पेड़ है और ये माना जाता है कि जिस घर में तुलसी का वृक्ष होता है वहाँ लगभग इंसान स्वस्थ और स्वच्छ रहते हैं। और ये तुलसी माता का वृक्ष है। सत्संग चली रहल छै। बाबा आयलो छै, चंदू बाबा मैडम वहाँ करी रहल छै। दोनों को बैठा दिले छै, दे रहल छै। आवाज आवे छै? आवाज आवे छै? हेला
आदर्श दंड व्यवस्था क्या है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे कि आदर्श दंड व्यवस्था क्या है, क्योंकि इसको भी देखना जरूरी है। उसके बाद हम चलेंगे अपराध के तत्व, एलिमेंट ऑफ क्राइम। दंड के उपरोक्त सिद्धांतों के विवेचन से इनकी उपदेयता स्पष्ट हो जाती है। वस्तुतः प्रत्येक सिद्धांत एक काल विशेष के लिए उपयुक्त रहा है। आज एक ऐसी दंड व्यवस्था की आवश्यकता है जो अपराधों का निवारण भी कर सके और अपराधियों का सुधार भी। ऐसी दंड व्यवस्था को आदर्श दंड व्यवस्था कहा जा सकता है। इसके अनुसार दंड विधि ऐसी होनी चाहिए जो अपराधों का निवारण कर सके तथा जिसमें अपराधों की पुनरावृत्ति को रोकने की क्षमता हो। दंड नीति बेंथम की उपयोगितावादी सिद्धांत के अनुरूप होनी चाहिए। वह सर्वाधिक व्यक्तियों को सर्वाधिक लाभ पहुंचाने वाली होनी चाहिए। दंड विधि अपराधियों में सुधार लाने वाली होनी चाहिए। दंड विधि में अपराधियों के पुनर्वास की व्यवस्था होनी चाहिए। दंड निर्धारित करने में अत्यधिक विलंब नहीं होना चाहिए। विलंब दंड की उपयोगिता को निरर्थक कर देता है। दंड अपराधियों में भय उत्पन्न करने की प्रवृत्ति वाला होना चाहिए। विभिन्न प्रकार के अपराधियों के लिए दंड का स्वरूप भी भिन्न भिन्न होना चाहिए। दंड विभिन्न प्रकार का होना चाहिए, यथा मृत्युदंड, आजीवन कारावास, कारावास, अर्थदंड, चेतावनी, परिवीक्षा आदि। दंड विधि में पीड़ित पक्षकार के लिए क्षतिपूर्ति की व्यवस्था होनी चाहिए। दंड की न्यूनतम अथवा अधिकतम सीमा निर्धारित होनी चाहिए। इसे न्यायालय के विवेक पर नहीं छोड़ना चाहिए। दंड विधि में एकांत, कारावास, अंग भंग जैसे दंडों को स्थान नहीं दिया जाना चाहिए। दंड सामाजिक दंड विधि में एकांत, कारावास, अंग भंग जैसे दंडों को स्थान नहीं दिया देना चाहिए। दंड सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने वाला होना चाहिए। दंड संतुलित होना चाहिए, अर्थात यह न अधिक कठोर होना चाहिए और न लचीला। दंड विधि में देश, काल एवं परिस्थितियों के अनुरूप परिवर्तन की क्षमता होनी चाहिए। स्टेट बनाम संजीव नंदा के मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा यह कहा गया है कि दंड अपराध की गंभीरता के अनुरूप होना चाहिए। दंड ऐसा होना चाहिए जो समाज की अपराधियों से रक्षा कर सके। स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश बनाम विक्रमा दास के मामले में यह प्रतिपादित किया गया है कि न्यायालय संविदा द्वारा निर्धारित न्यूनतम दंड से कम दंड अधिरोपित नहीं कर सकता। डॉक्टर एंथोनी बनाम स्टेट ऑफ महाराष्ट्र के मामले यह अभी निर्धारित किया गया है कि दंड निवारणात्मक अथवा सुधारात्मक हो सकता है। अपराधी को ऐसा दंड दिया जाना चाहिए जिससे न्याय का उद्देश्य पूरा हो सके। मीरा बनाम स्टेट के मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा यह कहा गया है कि विचारण में विलंब दंड में कमी करने अथवा दंड आरोपित नहीं करने का आधार नहीं हो सकता है। ये होता है अपराध के तथ्य। कोई भी कार्य अथवा कार्य लोप स्वतः अपने आप में अपराध नहीं होता, क्योंकि यदि ऐसा होता तो हमारे दैनिक जीवन के सभी कार्य अपराध की कोटि में आ जाते। कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो मनुष्य जानबूझकर करता है, तो कुछ ऐसे होते हैं जो अनजाने में ही हो जाता है। कुछ वह स्वेच्छा से करता है तो कुछ वह विवशता से। कुछ कार्यों के पीछे उसका दुराशय रहता है तो कुछ के पीछे सद्भावना, और इन कार्यों में से कुछ से किसी को हानिकारित हो सकती है तो कुछ को किसी को लाभ भी। यही कुछ ऐसी बातें हैं जो किसी कार्य को अपराध बना देती है अथवा ऐसे अपराध बनने से रोक देती है। विधिक भाषा में इन्हें ही हम अपराध के तत्व
कहते हैं। अपराध के मुख्यतः 4 संगठक बताए गए। अपराध किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा कारित किया गया है जो एक विशेष रीति से कार्य करने के लिए विधिक दायित्व के अधीन हो और समुचित दंड के अधिरोपण के लिए उपयुक्त हो। ऐसे व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य दुराशय युक्त हो। दुराशय के अनुसरण में कोई कार्य अथवा लोप किया गया हो एवं ऐसे कृत्य के परिणाम स्वरूप मानव जाति या समुदाय को कोई अपहानि कारित हुई है। हॉल ने किसी अपराध के 7 आवश्यक तत्व बताए हैं। आशयपूर्वक अथवा असावधानीपूर्वक कोई कार्य किया गया होना चाहिए। ऐसा कार्य दुराशय अथवा आपराधिक आशय से किया जाना चाहिए। दुराशय एवं आचरण का एक साथ अर्थात सहगामी होनी चाहिए। ऐसे कार्य से कुछ बाहरी परिणाम अथवा हानि कारित होनी चाहिए। ऐसी हानि विधि द्वारा निषेधित होनी चाहिए। स्वैच्छिक आचरण एवं विधि द्वारा निषिद्ध हानि के बीच हेतुक संबंध होना चाहिए एवं ऐसे कार्य के लिए विधि द्वारा निर्धारित कोई दंड होना चाहिए। हुदा ने अपराध के 4 आवश्यक तत्व बताए हैं। हुदा व्यक्ति पर किसी कार्य विशेष को करने का दायित्व हो तथा उसकी सक्षमता उचित दंड के लिए विषय हो। दुराशय अथवा आपराधिक आशय का होना एवं ऐसे अपराध से उस प्रेरित होकर किसी कार्य का किया जाना। ऐसे कार्य से जनसाधारण को अथवा किसी व्यक्ति विशेष को कोई हानि कारित होना। अपराध के मानसिक तत्व। किसी अपराध के कारित किए जाने में मानसिक तत्वों का महत्वपूर्ण योगदान रहता है। यही वे तत्व हैं जो आपराधिक विधि के सिद्धांतों को सुनिश्चित करते हैं। इस दृष्टि से अपराध के मुख्य मानसिक तत्व निम्नलिखित हैं: आशय, हेतु, दुराशय, ज्ञान, निर्देशिता, तथ्य की भूल, विधि की भूल। इस प्रकार उपयुक्त विश्लेषण के आधार पर हम यह कह सकते हैं कि किसी अपराध की पूर्णता के लिए निम्नलिखित बातों का सिद्ध किया जाना आवश्यक है। यह कि अपराध कम से कम एक व्यक्ति द्वारा कारित किया गया था। यह कि उस व्यक्ति में अपराध कारित करने की क्षमता थी। यह कि अपराध किसी दुराशय से प्रेरित होकर किया गया था। यह कि अपराध किसी निश्चित ध्येय की प्राप्ति के लिए किया गया था। यह कि कार्य दुराशय की अस्पष्टता से प्रभावित था। यह कि अपराध समाज के लिए क्षतिकारक था एवं ऐसा अपराध विधि द्वारा दंडनीय है। लेकिन ये सब उपकक्षाएं केवल आंग्ल विधि तक ही सीमित है। भारतीय विधि में अपराध के ऐसे तत्वों का अलग से कहीं उल्लेख नहीं किया गया। हमारे यहाँ प्रायः प्रत्येक अपराध के आवश्यक तत्वों का उसके साथ ही उल्लेख कर दिया गया है। फिर भी सामान्य रूप से हम यह कह सकते हैं कि किसी अपराध के लिए निम्नलिखित शर्तों का पूरा होना आवश्यक है। कोई कार्य अथवा कार्य लोप किया जाना, ऐसे कार्य के लिए सक्षम होना, ऐसे कार्य का जानबूझकर अथवा स्वेच्छा से किया जाना, कार्य का ध्येय, आशय अथवा ऐसे कार्य से किसी व्यक्ति अथवा जनसाधारण को हानि होना एवं ऐसे कार्य का विधि द्वारा दंडनीय होना, ये सब मायने रखता है। उसके बाद होता है सक्षमता, विधि एवं तथ्य की भूल। कोई लाइन अगर मिली गई तो कल के क्या कर रहे कल बैठे कल के पढ़ के सुना तो वह सुन ही रहा। हर तरह से मदद करना चाहिए। झंडा कल तो ये कहते हैं कि कम से कम मजिस्ट्रेट बनी जेते तो कम से कम बोलते हैं कि चंदना पढ़ी सुनाए रहे। कल 6 दिन हम प्रवचन दे देंगे। किताब है मेरे पास। कल के किसका है? कल चांद का है। कल के चांद कौन है? कल लड़की है वो कहीं घूमने गई निकले तो पढ़कर सुना रहे।
फिर हम लोग एक नए वीडियो के साथ निकलेंगे, एक नए आदेश के साथ चलेंगे, एक नए कृपालु के साथ। देखिए वो कहाँ है, वहाँ छत दिख रहा है ना। हाँ, जाल मुड़ी तुम लोग बेचो, सब दिख रहा है। देखो सर देखिए ना, एग्जाम कॉपी का इज्जत ये होता है, फेंका जा रहा है। क्या करेगा, नंबर ही नहीं दिया मास्टर, A++ देता तब ना। तो आपकी ये क्लास में और बोलते हैं नंबर में है 78 80 में। देखी ला DAV वाला हो, बच्चा सब की करे जो तोरा कॉपी का तोरा स्कूली का साइंस में 79 80 में। बोला रे, हेबले DAV वाला देखी ला हो DAV वाला को कॉपी फेंकाया। सर आराम से बैठ के सुने की काम है क्या? टॉप करिए गई स्कूल में, टॉप की है हाँ हैं? हम लोग का पासिंग मार्क्स आ जाते गदगद। गदगद 33 में गदगद। नेट ला ना तू, इस बार फर्स्ट किया सर क्लास में पक्का? ना बोर्ड पे नाम लिखा देंगे। अरे वाह, दिल्ली घूमो मस्ती करो, भगवान तो किस्मत तुम लोग का लिखा है, कन्यन भी नौकरिया और दिल्ली में भी घूमना। सच सच बताना किस भगवान का पूजा कर रहा था? दुष्कृति अपराध। अब देखिए, कार्य अथवा कार्यलोप है, सक्षमता है, विधि एवं तथ्य की भूल है, विधि की भूल, तथ्य की भूल, जानकारी अथवा स्वेच्छा, ध्येय, आशय एवं दुराशय, मोटिव और इंटेंशन, मैंसीरिया। ध्येय, ध्येय का अर्थ है लक्ष्य अथवा उद्देश्य। आशय, आशय ध्येय का अगला कदम, ध्येय की कार्य रूप में परिणति ही उसका आशय माना जाता है। दुश्मनी का बदला लेना ध्येय है, वहाँ मृत्यु कारित कर देना आशय है। इस प्रकार ध्येय अपराध का प्रारंभिक तत्व है, जबकि आशय उससे बाद का। ऑस्टिन के अनुसार आशय का कार्य का लक्ष्य है ध्येय अथवा प्रयोजन, जिसका स्रोत है निकष। आशय दुष्पूर्ण कार्य का सहगामी। दुराशय, अपराध के विभिन्न महत्वपूर्ण तत्वों में से दुराशय मेंसीरिया भी एक है। दुराशय से अभिप्राय है द्वेषपूर्ण अथवा आपराधिक आशय। सामान्यतः कोई भी कार्य तब तक अपराध नहीं माना जाता जब तक वह दुराशय से प्रेरित होकर नहीं किया गया हो, लेकिन यह अवधारणा सिर्फ आंग्ल विधि की है, भारतीय विधि की नहीं। आंग्ल विधि में चूंकि अपराध के आवश्यक तत्व निर्धारित कर दिए गए हैं, अतः दुराशय अपराध के गठन के लिए एक अनिवार्य शर्त है। यह इस सूत्र पर आधारित है, एक्टस नॉन फैक्ट रिज्यूमिनेंसी मैंसीरिया, अर्थात आशय के बिना केवल किसी कार्य को किसी अपराधी का नहीं बनाता। उदाहरणतः झाड़ी के पीछे किसी छुपे आदमी को जानवर समझकर शिकारी पर गोली चलाता और उसकी मृत्यु कारित हो जाता, तो अपराध होते हुए भी अपराधी उत्तरदायित्व से मुक्त रखा गया जाएगा, क्योंकि उसके मन में कोई दुराशय नहीं था। परंतु भारतीय अब एक चीज हम लोग देख लेते हैं, आशय एवं हेतु में अंतर। आशय में निम्नलिखित अंतर। आशय इच्छा की वह कार्यवाही है जो किसी प्रत्यक्ष कार्य को निर्देशित करती है, जबकि हेतु वह संवेग है जो इच्छा की कार्यवाही को प्रोत्साहित करता है।
आशय निकटतम उद्देश्य को इंगित करता है, जबकि हेतु आशय के मूल में स्थित दूरस्थ उद्देश्य को इंगित करता है। आशय साधन है जबकि हेतु साध्य है। आशय कार्य का लक्ष्य है जबकि हेतु उसका स्रोत है। दुराशय की उत्पत्ति एवं विकास। दुराशय की पृष्ठभूमि में संत अगास्तीन का एक धर्मोपदेश छुपा पड़ा है। इसी धर्मोपदेश से शब्द दुराशय की व्युत्पत्ति हुई। इस बात का रहस्योद्धार न्यायमूर्ति कोक ने अपनी पुस्तक थर्ड इंस्टीट्यूट में सूत्र एक्टस नॉन फैसिट्रियम नीसी मैंसरिया का प्रयोग करते हुए किया। उनका कहना है कि इंग्लिश देशज विधि में इस सूत्र का प्रयोग रियम लिंगुम नॉन फेसिट नीसी मैंसरिया के रूप में हुआ है। इसका देखो, रियम लिंगुअम नॉन फेसिट नीशीमेंसिट्रिया के रूप में हुआ है। कालांतर में अनेक आंग्ल निर्णयों में इस सूत्र का प्रयोग किया गया। सन 1798 में लॉर्ड कैनियन ने फॉवलर बनाम पेयर के मामले में यह भी निर्धारित किया है कि नैसर्गिक न्याय का यह एक सुस्थापित सिद्धांत है। कृत्य स्वयं किसी मनुष्य को अपराधी नहीं बनाता यदि उसका मन भी अपराधी न हो। ठीक उसी बात की पुष्टि आर बनाम ऑलरेडी में करते हुए लॉर्ड अबिंजर ने लिखा है, कोई व्यक्ति तब तक दोषी नहीं है जब तक कि उसका मन भी दोषी न हो। इसी प्रकार आर बनाम लिवरेस्ट के मामले में एक व्यक्ति ने घर की एक नौकरानी को चोर समझकर मार डाला था। न्यायालय ने इसे हत्या का मामला नहीं माना। धीरे धीरे भी दुराशय अपराध का एक आवश्यक संगठक बन गया है। इंग्लिश विधि में इसका मत, इंग्लिश दंड विधि में दुराशय का एक महत्व स्थान है। यह दांडिक विधि शास्त्र की आधारशिला है। दांडिक विधि शास्त्र की यह मान्यता है कि दोषी मस्तिष्क द्वारा किसी प्रकार का अपराध कारित नहीं किया। आशय के बिना केवल कार्य किसी व्यक्ति को अपराधी नहीं बनाता। आशय के बिना केवल कार्य किसी व्यक्ति को अपराधी नहीं बनाता। यह वह सूत्र है जिस पर संपूर्ण दांडिक विधि शास्त्र आधारित है। इसके अनुसार कोई भी कार्य किसी को दोषी व्यक्ति नहीं बना सकता है जब तक कि उसका ऐसा आशय नहीं रहा हो। यह सूत्र उतना ही पुराना जितना कि इंग्लिश दंड विधि। यह सूत्र दो तत्वों से मिलकर बना है, शारीरिक कृत्य एवं दुराशय। यहाँ शारीरिक कृत्य से अभिप्राय ऐसे कृत्य से है जो विधि द्वारा निषेधित है। दुराशय से अभिप्राय दोषपूर्ण आशय से है। दोनों मिलकर कार्य को अपराध बना देता है। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि केवल दुराशय मात्र से अपराध का गठन नहीं होता है जब तक कि ऐसा कोई कार्य नहीं किया जाए। एक है भारतीय न्याय संहिता में दुराशय। दुराशय दांडिक विधि शास्त्र का एक आवश्यक अंग होते हुए भी भारतीय न्याय संहिता में इसका कहीं पर भी उल्लेख नहीं किया गया। लेकिन इसका अभिप्राय यह नहीं है कि भारतीय न्याय संहिता में इसे अपराध का तत्व नहीं माना गया है। वस्तु स्थिति यह है कि भारतीय न्याय संहिता में शब्द दुराशय के स्थान पर शब्द स्वेच्छापूर्वक, आशयपूर्वक, कपटपूर्वक एवं बेईमानीपूर्वक का प्रयोग किया गया है। इनके अतिरिक्त संहिता में ऐसे और भी कई शब्दों का प्रयोग किया गया है जो दुराशय के प्रतीक हैं, जैसे भ्रष्ट रूप से, द्वेष भाव से, लंपटता से, उतावलेपन से, उपेक्षा से आदि। हुदा के अनुसार शब्द द्वेष भाव का वही अर्थ है जो विद्वेष का है, और शब्द लंपटता का वही अर्थ है जो असावधानी का है। शब्द उतावलापन एवं उपेक्षा भी दोषी मस्तिष्क को ही उपदर्शित करते हैं। इस प्रकार भारतीय दंड संहिता में शब्द दुराशय को परोक्षतः समाविष्ट कर दिया गया था। सुप्रसिद्ध विधिवेता एवं MC सीतलवाड़ ने अपनी पुस्तक कॉमन लॉ इन इंडिया में इन तथ्यों को स्वीकार करते हुए कहा है कि भारत में दोषी मन का सिद्धांत अपराधों की विधिक परिभाषाओं में सम्मिलित कर लिया गया है, इसलिए अब तक इसके प्रवर्तन की कोई आवश्यकता नहीं रह गया है। आर हरिप्रसाद बनाम स्टेट के मामले में दुराशय को अपराध का एक आवश्यक तत्व स्वीकार किया गया है। इसी प्रकार स्टेट ऑफ महाराष्ट्र बनाम मेयर हंस जॉर्ज के मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह भी निर्धारित किया है कि जब तक किसी कानून में दुराशय को अपराध का एक आवश्यक तत्व मानने से इनकार नहीं कर दिया जाता, तब तक किसी अभियुक्त को किसी अपराध के लिए दोषी नहीं माना जा सकता यदि उसका मन
ही दोषी न रहा हो। भारत में छल, आपराधिक न्यास भंग आदि मामलों में कपटपूर्ण या बेईमानी पूर्ण आशय का होना आवश्यक माना गया। इसी प्रकार कूट रचना, फॉर्जरी के मामले में मिथ्या दस्तावेज तैयार करना तथा ऐसे दस्तावेज से किसी को क्षति कारित करने का आशय आवश्यक तत्व माना गया है। अपराधों का वर्गीकरण के बारे में हम लोग अगर बात करेंगे तो अपराधों का वर्गीकरण करना एक अत्यंत कठिन कार्य है, क्योंकि जैसा कि हमने पूर्व अध्याय में देखा कि सामान्य किसी भी अपकार को हम अपराध की कोटि में रख सकते हैं। यह किसी के भी प्रति हो सकता है और कैसा भी हो सकता है। यह व्यक्ति के विरुद्ध हो सकता है तो संपत्ति के विरुद्ध भी हो सकता है, आर्थिक हो सकता है तो राजनीतिक भी। W.A. बेंगर ने इसे 4 वर्ग में आर्थिक अपराध, लैंगिक अपराध, राजनीतिक अपराध, विविध अपराध। सदरलैंड ने 3 भाग में व्यक्ति के विरुद्ध अपराध, संपत्ति के विरुद्ध अपराध, लोक शिष्टता, लोक व्यवस्था तथा लोक न्याय के विरुद्ध अपराध। आंग्ल विधि के अंतर्गत अपराधों को 2 भागों में कॉमन लॉ और संवैधानिक विधि के अपराध। लेकिन 1870 के फोरफीचर एक्ट के पारित हो जाने के पश्चात अपराधों को 3 श्रेणियों में व्यक्त किया गया है: अभिद्रोह, महाअपराध, अपराध। आज के आधुनिक समाज में अपराध को 4 वर्गों में विभाजित किया गया है। ऐसे अपराध जिसमें दुराशय का होना आवश्यक माना जाता है, दुराशय के बिना अपराध पूर्ण नहीं होता, जैसे चोरी, हत्या आदि। ऐसे अपराध जिनमें यद्यपि दुराशय का होना उपेक्षित है लेकिन उसकी अपनी एक विशिष्ट प्रकृति होती है, जैसे कालाबाजारी। ऐसे अपराध जिन्हें कठोर उत्तरदायित्व के अधीन रखा जाता है, जैसे खाद्य अपमिश्रण के मामले। ऐसे अपराध जिनमें नैतिक अक्षमता अथवा दंडिता विवाद की वस्तु होती है, जैसे भारतीय विधि में अपराधों का ऐसा कोई वर्गीकरण नहीं किया गया है, क्योंकि हमारे यहाँ अपराध संबंधी संपूर्ण मौलिक विधि को भारतीय न्याय संहिता और प्रक्रिया संबंधी विधि को विधि नागरिक सुरक्षा संहिता में सम्मिलित कर दिया गया। फिर भी प्रक्रिया की दृष्टि से अपराधों की साधारण और गंभीर प्रकृति के आधार पर हम इनका वर्गीकरण कर सकते हैं। संज्ञेय अपराध। ऐसे अपराध से है जिसमें पुलिस अधिकारी अभियुक्त को वारंट के बिना गिरफ्तार कर सकता है। असंज्ञेय अपराध से अभिप्राय ऐसे अपराध से जिसमें पुलिस अधिकारी अभियुक्त को वारंट के बिना गिरफ्तार नहीं कर सकता। अपराधों का यह वर्गीकरण विशुद्ध रूप से उसकी गंभीर एवं सामान्य प्रकृति के आधार पर किया गया है। ऐसे अपराध जो गंभीर एवं संगीन होते हैं संज्ञेय अपराध समझे जाते हैं, एवं जो सामान्य प्रकृति के होते हैं वो संज्ञेय अपराध होते हैं। और संज्ञेय अपराधों में वारंट के बिना गिरफ्तार करने का एकमात्र कारण यह भी है कि अपराध चूँकि गंभीर एवं संगीन प्रकृति के होते हैं तो अभियुक्त कहीं बचकर भाग न जाए एवं अपराध के प्रमाणों को नष्ट न कर दे, इससे विलंब गिरफ्तार किया जाना आवश्यक है। पुलिस ऐसे अपराधों की सूचना मिलते ही बिना किसी वारंट के अभियुक्त को गिरफ्तार कर अन्वेषण प्रारंभ करती है। अब होता है अजमानती अपराध। जमानती अपराध साधारणतः सामान्य प्रकृति के अपराध होते हैं। ऐसे अपराधों में अभियुक्त को जमानत पर छूटने का अधिकार होता है। जमानती अपराध से अभिप्राय ऐसे अपराध से है जो प्रथम अनुसूची में जमानती अपराध के रूप में दिखाया गया है, जो तत्समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा जमानती बनाया गया हो, जो अजमानती अपराध से भिन्न अन्य कोई अपराध हो। अजमानती अपराध
क्या होता है। अजमानती अपराध संहिता में अजमानत अपराध की परिभाषा नहीं की गई, अतः ऐसे अपराध जो जमानत न हो अजमानत अपराध मान लिए जाते हैं। अजमानत अपराध साधारणतया गंभीर एवं संगीन प्रकृति के अपराध होते हैं। ऐसे अपराधों में अभियुक्त को जमानत पर छूटने का अधिकार नहीं होता है, यह न्यायालय की विवेकाधीन शक्तियों पर निर्भर करता है। समन मामलों में संबंधित अपराधों समन मामलों से संबंधित अपराध समन मामले में संबंधित अपराधों से अभिप्राय से अपराध से है जिसमें अभियुक्त को 2 वर्ष तक का कारावास या जुर्माना या दोनों से दंडनीय किया जा सकता है जो परिवाद का आरंभ प्राप्त करे। तो ये हम लोग आज आईपीसी का कुछ प्रस्तावना का ये था, उसी को हम लोग पढ़ रहे थे। उसके बाद होता है इसी में होता है भारतीय न्याय वर्णित अपराधों में निम्नांकित को वर्णित किया गया है। महिला और शिशु के विरुद्ध अपराध, मानव शरीर पर प्रभाव डालने वाले अपराध, राज्य के विरुद्ध अपराध, नए सेना को वायु सैन्य संबंधित, निर्वाचन संबंधी अपराध, सिक्कों करेंसी, लोक प्रत्यक्ष प्रशांति के विरुद्ध, लोक सेवकों द्वारा लोक सेवकों के विधिपूर्ण मिथ्या साक्ष्य और लोक न्यास, लोक सुरक्षा, ये सब जो अपराध हैं इसमें वर्णित किया गया। वीडियो अगर अच्छा लगे तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल बटन को ज़रूर दबाएं।